हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के लिए मैंने क्लास चला रखी है। ये इसमें हम हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता, ठीक है, इनके क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको ये पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। 1870 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे पिछली क्लास में। आज 1871 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 2000 क्वेश्चन की अपनी सीरीज है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से मैंने अब तक 1870 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो सभी क्लासें आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी ओल्ड पेपर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, वो भी आप देख सकते हैं। एस्टेट के लिए जो हिंदी साहित्य है उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, थ्योरी क्लास की और क्वेश्चन आंसर की भी अलग से। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनके भी क्वेश्चन आंसर की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। और अब रिवीजन हम करने लग रहे हैं भी। ठीक है, तो देखते हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है। ठीक है, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो किस देश में हो रहा है। सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में या त्रिनिदाद में। क्या भी त्रिनिदाद में। तो भाई जो 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन है ये मॉरिशस में हुआ था। किसमें हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, और राजधानी पोर्ट लुइस में, ठीक है, पोर्ट लुइस में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? पोर्ट लुइस में ये हुआ था भाई। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में होता है भाई विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 या 12 जनवरी के बीच में, 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में हुआ था। 1975 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ये नागपुर में हुआ था भाई। कहां पर? नागपुर में हुआ था। और तभी से 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पथ के साथी के रचयिता कौन है। पथ के साथी जो रचना है इसके रचयिता पूछे हैं। अमृतलाल नागर है, श्री राम शर्मा है, राम वृक्ष बेनीप्रिय, महादेव वर्मा है। तो पथ के साथी, ठीक है, इस रचना की रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा है। और ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है भाई। ठीक है, और संस्मरणों का समूह है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पथ के साथी, जो पथ के साथी, इसमें कुल 11 संस्मरण है। कितने हैं? 11 है। ठीक है, और इसमें महादेव वर्मा जी ने अपने जो समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। ठीक है, जो महादेवी वर्मा के साथ साथ रचनाएं करते थे, इनके उनके जो समकालीन थे उनका, उन रचनाकारों का इसमें इन्होंने चित्रण किया है। पथ के साथी में कुल 11 संस्करण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इनके, और अगला देखते हैं जो अमृत राय हैं, इनका संस्करण कौन सा? काफी महत्वपूर्ण, काफी बार मैंने आपको बताया है, जिनके साथ जिया। ये अमृतलाल नागर जी का संस्मरण रहेगा। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? जंजीरें और दीवारें। ठीक है, एक और है इनका, मील के पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं भाई? निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी या कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। जो वैदिक दर्शन है, ठीक है, इसमें 6 दर्शन क्या है? अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये 6 दर्शन कौन कौन से है? एक तो सांख्य दर्शन हो गया भाई, ठीक है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन जो काफी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध और प्राचीन रहेंगे। ठीक है, इनके प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के कौन? मैंने अभी आपको बताया, कपिल मुनि। ठीक है,
और जो योग दर्शन है इनके पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, ठीक है। और जो वैश्विक था इसके कनाद प्रवर्तक हैं, ठीक है। मीमांसा के जेमिनी। और जो वेदांत है इसके बदरायण, ये इनके प्रवर्तक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? जो चंडी चरित्र रचना है इसके रचयिता कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव। तो चंडी चरित्र के रचयिता गुरु गोविंद सिंह है भी, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी, ठीक है। याद रखना जो खालसा पंथ था, ठीक है, खालसा पंथ, इसकी स्थापना गुरु गोविंद ने ही की थी। और गुरु नानक जी जो है, ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं जप्पू जी, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आशा दीवार, ये भी पूछी गई है, ठीक है। रही रास है इनकी रचना, ये भी पूछी गई है। सोहिला, ये भी पूछी गई है। नसीहतनामा इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी गई है ये, ठीक है। और जो नानक जी है इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ के महला प्रकरण में है, आदि ग्रंथ के महला प्रकरण में संरक्षित है। भैया आपको ध्यान रखना, गुरु नानक जी की जितनी भी रचनाएं हैं ये आदि ग्रंथ के महला प्रकरण में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कौन है भाई ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य? तो मम्मट है, आनंद वर्धन है, कुणाक है या अभिनव गुप्त है? तो जो ध्वनि सिद्धांत है इनके प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन रहेंगे, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और जो आचार्य मम्मट है इनका काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है? काव्य प्रकाश, जो काफी बार पेपर में पूछा गया है। अभिनव गुप्त जो है, ठीक है, इन्होंने आनंद वर्धन की, ठीक है, जो अभिनव गुप्त है इन्होंने आनंद वर्धन की जो ध्वन्या लोक है, ठीक है, ये इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक, ठीक है। इसकी टीका लिखी है और किस नाम से लिखी है? ध्वन्यालोक लोचन, इस नाम से इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखी है जो आनंद वर्धन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा भैया। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो भाई किस सन में हुआ था ये हमें बताना है। सन 1929, सन 1936, सन 1926 या सन 1943? तो भाई प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुआ था भाई। और इसी प्रगतिशील लेखक संघ से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत भी मानी जाती है, ठीक है, प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। और सन 1935 में, ठीक है, सन 1935 में फ्रांस की राजधानी, कहाँ की? फ्रांस की राजधानी कहाँ पर? पेरिस में, ठीक है। ई एम फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसकी क्या थी भाई? बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें भारत से, क्या भाई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर, डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुलक राज आनंद ने भाग लिया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में किसने? डॉक्टर सज्जाद जहीर ने और डॉक्टर मुलक राज आनंद ने, इन दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में
ठीक है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने इंग्लैंड में 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया है 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी और इसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भाग लिया था और दोनों ने मिलकर ही 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। और 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में ठीक है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, मुझे चांद चाहिए, क्या है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो कौन है? काशीनाथ सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है, मुक्ति बोध है, श्रीलाल शुक्ल है। तो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। ठीक है, क्या है? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है और इस पर इनको 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। और ये किस विधा से संबंधित है? तो ये उपन्यास विधा से संबंधित रहेगा भाई। ठीक है, ये अपना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं जो काशीनाथ सिंह है इनके उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, अपना मोर्चा इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा भाई। काशी काशी काफी बार पूछा गया है, काशी का 80। रेहन पर रघु काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये इनका, रहन पर रघु काशीनाथ सिंह का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा ये। ठीक है, और श्रीलाल शुक्ल जी के राग दरबारी जो काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आदमी का जहर, सूने घाटे का सूरज, ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी के। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण कथन है भैया। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किसने कहा? नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हम इसमें ही फंस जाते हैं। तो प्लीज आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को लगाए और आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा भाई। तो रामचंद्र शुक्ल जी। और मुझे ये विश्वास है जो भी बच्चा मेरी क्लासे देख रहा है, जो मैंने क्लासे प्रोवाइड करवाई है आपसे, ठीक है, कितनी क्लासे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, अगर बच्चा वो सभी देखता है तो भाई आपका पेपर जरूर से जरूर क्लियर होगा और अच्छे स्कोर से क्लियर होगा। क्योंकि मैंने देखो आधुनिक काल तक कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासे दी है, क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की सभी बुकों की मैंने क्लासे आपको प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, आपने पंक्तियां बोली, मैंने पंक्तियां आपको करवा दी एनसीईआरटी की। ठीक है, 11वीं और 12वीं क्लास की। ठीक है, ओल्ड पेपर मैंने सभी आपको करवा रखे हैं 2016 से 2017 से लेकर ठीक है 2025 तक जो हमारे पेपर है उसके सभी के करवा रखे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू मैंने आपके लिए करवा रखे हैं और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज आप उनको जाकर देखें। अगर आप ये सभी क्लासें देख लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा पेपर में और आप अच्छे स्कोर से पेपर को क्लियर भी करोगे। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है भाई, क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने लग रही हूँ। जो भी बच्चा इन क्लासों को कर जाएगा तो आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा भाई, 100% होगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? जो छायावाद है इसको मधुचर्या किसने कहा है भाई? एक मिनट भाई, पहले ये क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का तो होगा, नगेंद्र का और नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी कथन हम देख लेते हैं। ठीक है, जो नगेंद्र जी हैं, ठीक है, इन्होंने इनका एक काफी महत्वपूर्ण कथन है जो काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी काफी महत्वपूर्ण है छायावाद के विषय में। तो छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में
आध्यात्मिक छाया का भान माना गया। कल भी मैंने ये आपको बताया था भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? तो सूर्य प्रसाद दीक्षित ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या नगेंद्र जी ने। ठीक है, तो छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं नगेंद्र के विषय में जो नगेंद्र जी हैं इनके विषय में बताया था। छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है, ठीक है, संस्मरण है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये किस विधा से है? संस्मरण या रेखा चित्र। ठीक है, दोनों ही विधा हमारी ठीक रहेगी। और अतीत के चलचित्र भाई हमेशा से क्या है? रेखा चित्र माना जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा के एक संस्मरण है, काफी महत्वपूर्ण संस्करण है, संस्मरण है, पथ के साथी, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, और इनके रेखा चित्र स्मृति की रेखा और मेरा परिवार है, महादेवी वर्मा जी के। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो कौन सी ऐसी रचना थी जिस पर हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान मिला था? तो आलोचना साहित्य, अनुदित साहित्य, आत्मकथा पर या काव्य पर? तो भाई इनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, कौन सी भाई? जो चौथे नंबर वाली आत्मकथा है, 10 द्वार से सोपान तक, चतुर्थ भाग जो है इनकी आत्मकथा का, ठीक है, उस पर 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान इनको मिला था। और हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं, मैंने काफी बार आपको बताया है, शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और आज भी आपको बता रही हूँ इनकी आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग है आत्मकथा का, याद करूं, 1969 में प्रकाशित हुई थी ये। नीड का निर्माण फिर दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का, 1970 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा भाग है इनकी आत्मकथा का, बसेरे से दूर, 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, ये 1985 में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा भाई। और ये इनका चौथा भाग है आत्मकथा का। अगला क्वेश्चन है, आस्था के चरण, आस्था के चरण के रचयिता कौन है? तो आस्था के जो चरण है ये क्या है? एक निबंध है। आस्था के चरण क्या है? निबंध विधा से है भी, विधा आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। ठीक है, इसके रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है, नगेंद्र जी है, रामविलास शर्मा जी है या रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आस्था के चरण निबंध के रचयिता नगेंद्र जी रहेंगे। ठीक है, और जो नगेंद्र जी हैं इनके आलोचनात्मक ग्रंथ देख लेते हैं हम, क्योंकि नगेंद्र जी के आलोचनात्मक ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो देख लेते हैं इनके रीति काव्य की भूमिका, नगेंद्र जी का ही है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्य बिंब आदि पे, ये नगेंद्र जी के काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। और डॉक्टर नगेंद्र को भी रसवादी आलोचक माना जाता है। कैसे आलोचक माना गया है? रसवादी आलोचक माना गया है। ये मैंने पीछे क्लास में भी बताया है, रसवादी आलोचक माना गया है। ठीक है, और जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। आधुनिक साहित्य, नई कविता, ठीक है, ये इनके काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ रहेंगे। ठीक है, रामविलास शर्मा जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रगति
और परंपरा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, कामायनी, पल्लव, साकेत। तो भाई जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है क्या है? प्रिय प्रवास रहेगा। ठीक है, और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही, वनवास। ठीक है, कामायनी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, और कामायनी में कुल 15 सर्ग है। ये मैंने कई बार आपको बताया, 15 सर्ग बताए हैं आपको पूरे। ठीक है, पल्लव ये किसकी रचना है? कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, और पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रहेगी साकेत। ठीक है, और साकेत को रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो साकेत रचना है इसको रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। कौन सा दूसरा स्तंभ माना जाता है भाई? अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का, तो चंदायन है, मधुमालती है, अनुराग बासुरी है, या मृगावती है? तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा भाई? चंदायन है। कौन सा है? चंदायन है। और इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद जी है। ठीक है, मधुमालती जो है इसकी रचना किसने की थी? मंझन ने की थी। अनुराग बासुरी की रचना नूर मोहम्मद ने की थी। ठीक है, और जो मृगावती है इसकी रचना किसने की थी? ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कल या परसों की क्लास में ये रचना बताई थी किसकी है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, जो मृगावती के रचनाकार है इनको सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। अब तो मैंने हिंट दे दिया, अब तो आप मुझे बता सकते हो इसके रचनाकार कौन है। और भाई जो मैं क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज उनके आंसर मुझे जरूर से जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है भाई? जो नई पत्रिका है इसके संस्थापक और संपादक कौन है? तो धर्मवीर भारती है, जगदीश गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है, या अज्ञे जी है भाई? तो नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी रहेंगे। और नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, 1954 में नई कविता नाम से पत्रिका आरंभ हुई थी, उससे नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। और नई कविता का सर्वप्रथम आज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त भी किया था। और ठीक है, और जो बच्चन सिंह जी हैं इनके अनुसार जो नई कविता है ये प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है, ये किसने कहा है भाई? नई कविता के विषय में तो किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। तो ऐसे ही हमारी कोटेशन बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्याम सुंदर दास ने, या महात्मा गांधी ने? तो भाई मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में की थी भाई। 1 मई 1910 ईस्वी में की थी। और जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी है इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये मंत्री थे। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के क्या थे? ये मंत्री थे भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरिक प्रचारणी सभा
काशी के तत्वाधान में हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखना है, काशी में हुई थी। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो मतवाला पत्रिका है इसके संपादक कौन थे भाई? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे जी थे? जो मतवाला पत्रिका है इसके संपादक निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। और जो मतवाला पत्रिका थी ये साप्ताहिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी ये, ठीक है। और 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी है इन्होंने कानपुर से, ठीक है, प्रभा पत्रिका का संपादन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो निराला ये मतवाला पत्रिका थी, ठीक है, इसके संपादन विभाग में निराला जी तो थे ही थे, ठीक है, उनके साथ शिव पूजन सहाय भी थे और पांडे बेचैन शर्मा उगर जी भी थे। अगला क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? जो कवि सम्राट है इसकी उपाधि किसे दी गई है भाई? तो किसे दी गई है? राम नरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो हरिओद जी हैं इनको आधुनिक काल का, ठीक है, आधुनिक काल का सूरदास कहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हरिओद जी को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है, ठीक है, इनकी जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इनका प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, उद्धव स्तक के रचनाकार कौन है? जो उद्धव स्तक है इसके रचनाकार भाई कौन है? तो ये हमें बताना है। तो सत्यनारायण कविरत्न जी रहेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ब्रज रतन दास वियोगी हरि है। तो भाई जो उद्धव स्तक रचना है इसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनकी अन्य कविताएं भी है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, वो देख लेते हैं। गंगा अवतरण है भाई, ठीक है, हरिश्चंद्र रचना है इनकी हिंडोला है, ठीक है, और कलकासी। और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है विरासतक। ये जगन्नाथ दास रचनाकर की और महत्वपूर्ण कविताएं है भाई, ठीक है। और जो कविरत्न जी हैं, ठीक है, जो सत्यनारायण कविरत्न है इनकी रचना देख रहे थे क्योंकि ऑप्शन नीचे है वो। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? भरमर दूत है और प्रेम कली है। वियोगी हरि की रचना कौन सी है? वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई और चरखा स्तोत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को, स्मृत्यानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? तो हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले स्मृत्यानंदन पंत को मिला था भाई, ठीक है। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी रचना थी, स्मृत्यानंद पंत की रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, उनकी रचना साकेत, कौन सी रचना? साकेत, इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में जो इनकी रचना है उर्वशी, ठीक है, इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में इनके काव्य संग्रह यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी भाई, ठीक है। और इनका एक पत्र था बंगदूत, जो कलकत्ता से निकलता था। क्या था नाम पत्र का? बंगदूत, कलकत्ता से ये निकलता था, उसके संपादक थे। और राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, इनका एक पत्र था, काफी महत्वपूर्ण पत्र, काफी बार पेपर में पूछा गया है। क्या नाम उसका? प्रजा हितैषी, ठीक है। प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? जो प्रयोगवाद है इसका आरंभ कब से माना जाता है? 1954, 1936, 1943 या 1954? तो भाई 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, ठीक है। 1936 से प्रगतिवाद का माना जाता है प्रारंभ, पीछे हमने क्वेश्चन देखा है। 1954 से नई कविता का आरंभ माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो प्रयोगवाद है, जो प्रयोगवाद शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरणगुप्त ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश, मैंने कल या परसों की क्लास में भी आपको बताया है, रघुवंश और मेघदूत, इनका भी हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार कौन है? लक्ष्मण सिंह ही थे भाई, ठीक है। और इनका जन्म लक्ष्मण सिंह का 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी है? जो नाथ है इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई? 9, 14, 26 या 12? जो नाथ हैं इनकी कुल संख्या भाई कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या भाई 9 मानी गई है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कितनी संख्या मानी गई है? 9 मानी गई है। अब इनके नाम देख लेते हैं, 9 नाथ कौन कौन से है। इनका नागार्जुन है भाई, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, ठीक है, जलंधर और मल्लियार्जुन, ये 9 नाथ है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 9 नाथ मैंने आपको बता दिया। और जो गोरखनाथ है, ठीक है, गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ये बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला था, ये भी ध्यान रखना। जो नाथ पंथ है गोरखनाथ जी का, ये बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ माने जाते हैं भाई, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जो भक्ति काल है इसको बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछे भी गई है। जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा है। ईसाई धर्म की देन किसने कहा है भक्ति काल के उदय को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने का भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति, ठीक है, या इस्लामी आक्रमण
आक्रमण की देन माना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भक्ति काल क्या है? इस्लामी आक्रमण की देन या पराजित मनोवृत्ति की देन है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ने भी आया होता तो भी साहित्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसे आज है। तो ये जो मैंने चारों इनके कथन बताए, चारों काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना? जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना रहेगी। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी है। अध खिला फूल इनकी रचना है। ठीक है, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के क्या है, किस विधा से संबंधित है? उपन्यास विधा से संबंधित ये रचनाएं रहेंगी। ठीक है, और जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उपन्यास, ठीक है, ये क्या है? ये मुहावरों का पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को माना जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ। ऐसे ही पूछा जाता है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक ठेठ हिंदी का ठाठ को माना जाता है, ये किसकी रचना? तो हरिहर सिंह जी की रचना रहेगी। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता? तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता? मैथिली शरण गुप्त को, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि कहा जाता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा ठीक है क्यों कहा गया? तो जब माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, इस पर ये लिखने पर, ठीक है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। जब इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी, वो रचना लिखने के बाद ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा था। ये भी ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 3 पत्रों का संपादन किया है। एक प्रभा, ये पूना से निकलता था। ठीक है, करमवीर, ये जबलपुर से निकलता था। और प्रताप, ये कानपुर से निकलता था भाई पत्थर। इन तीनों का संपादक भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जो सदल मिश्र जी है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है भाई? प्रेम सागर है, प्रेम योगिनी है, सुख सागर है, या नासिक के उपाख्यान है? तो नासिक के उपाख्यान, ठीक है, ये रचना किसकी है? सदल मिश्र जी की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी अभी योगिनी है, प्रेम जोगनी ये भारतेंदु जी की है। ठीक है, सुख सागर किसकी रचना? ये सदा सुख लाल की रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? जो रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, ये किस दर्शन से प्रभावित था? तो मार्क्सवादी दर्शन से, राष्ट्रवादी दर्शन से, समाजवादी दर्शन से, या गांधीवादी दर्शन से? जो रंगभूमि उपन्यास है, ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था भी। और ये उपन्यास मैंने अभी आपको बताया किसका? प्रेमचंद्र जी का। और इस उपन्यास की रचना प्रेमचंद्र जी ने 1925 ईस्वी में की थी। और इस उपन्यास में कृषक संघर्ष क्या दिखाया गया? कृषक का संघर्ष दिखाया गया। इसमें गांधीवादी आंदोलन भी दिखाए गए हैं। इसमें समाज सुधार का प्रयास भी इस उपन्यास में किया गया है। समाज सुधार का प्रयास भी इसमें किया गया है भाई।
इस उपन्यास में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था रंगभूमि उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का था, 1925 में प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास में कृषक संघर्ष दिखाया गया, गांधीवादी आंदोलन दिखाया गया, समाज सुधार का इसमें प्रयास किया गया इस उपन्यास में। और रंगभूमि जी के रंगभूमि जो उपन्यास है, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। इसमें सूरदास नाम का एक काफी महत्वपूर्ण पात्र है, सूरदास नाम का, जो कि अंधा है इस उपन्यास में भी। सोफिया है, विनय है, कुंवर है, भरत सिंह है। ये पात्र भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पात्र पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? जो तीसरा सप्तक है, इसमें कौन से कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरे सप्तक में भी जो मुक्तिबोध है ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तार सप्तक के कवि है। ठीक है, तार सप्तक के कवि है मुक्तिबोध। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, और इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित करवाए और चारों सप्तकों में 7-7 कवि थे भी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं चारों के चारों सप्तक। ठीक है, और उनके कवि हम देखते हैं। जो तार सप्तक है, तार सप्तक, इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कवि थे। तो इसमें आज्ञे जी थे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल जी थे। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर जी थे, रामविलास शर्मा और नेमी चंद्र जैन। तो ये 7 थे भाई तार सप्तक में, जो 1943 में प्रकाशित हुआ उसके लेखक। फिर दूसरा सप्तक, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से कवि थे? तो इसमें सुकुंत माथुर, काफी बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, कवित्री है ये। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के 7 कवि थे जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। फिर तीसरा सप्तक, ठीक है, तीसरा सप्तक भाई 1959 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक देख लेते हैं, कवि देख लेते हैं इसके। कुंवर नारायण थे, केदारनाथ अग्रवाल थे, तो केदारनाथ सिंह थे, अग्रवाल नहीं थे भाई, सिंह थे। केदारनाथ अग्रवाल नहीं थे, केदारनाथ सिंह थे भाई तीसरे सप्तक में। ठीक है, कीर्ति चौधरी थी लेखिक, ये कवित्री है। और पूछा जाता है तीसरे सप्तक में कौन सी कवित्री थी इनमें से? कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे। ये 7 थे तीसरे सप्तक में भी, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। चौथा सप्तक 1979 में, इसके कौन कौन से लेखक थे? सुमन राजे, ये भी कवित्री थी भी, पेपर में पूछा जाता है चौथे सप्तक में कौन सी कवित्री थी, सुमन राजे। फिर नंद किशोर आचार्य थे, राजकुमार कुंभल थे, श्री राम वर्मा थे, श्री राम वर्मा जी थे भी। ठीक है, अवधेश कुमार थे, स्वदेश भारती थे और राजेंद्र किशोर थे। तो ये चौथे सप्तक के कवि थे 7। तो भाई इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जिस बच्चे ने चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको हर रोज क्लास प्रोवाइड हो जाती है, जिससे आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।